कि सपने वे नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी हमें ये बताती है कि लक्ष्य को मत बदलो, जब बदलना है तो अपने रास्ते को बदलो। तो इनकी बहन ने अपने जो चूड़ियां और कंगन थे वो गिरवी रखे 1000 रुपए में, और उसके बाद स्कॉलरशिप के का आधार पर इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई MIT में पूरी की। और स्वामी शिवानंद जी ने इनको इतना प्रेरित किया कि तुम यदि इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा पाए हो तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में सोचने भर से मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। मतलब उनसे ज़्यादा प्रेरणादायक कोई व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं पाया। साथियों, मैं आज बात करूंगा मिसाइल मैन, भारत के 11वें राष्ट्रपति और भारत रत्न अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब के बारे में। साथियों, भारत ने कई सारे राजनेता, कई सारे राष्ट्रपति देखे होंगे, लेकिन उन्हें हम जनता का राष्ट्रपति कहते हैं। और संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर सके। तो आज हम बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। उनकी जिंदगी के ऐसे 5 पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे जो हम लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा उनके प्रारंभिक जीवन से। आपको पता है कि उनके पिता नाव किराए पर देने का काम करते थे, लकड़ी की नाव बनवाते थे और उसको फिर किराए पर देते थे। और वो जो नाव होती थी वो रामेश्वरम से, जो बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है रामेश्वरम में, वहाँ से धनुषकोडी तक उसको यात्रियों को लेकर के जाते थे। और इसी तरह से उनका बचपन बीत रहा था। उनके परिवार को हम सामान्य परिवार कह सकते हैं, एक सामान्य तमिल परिवार। दूसरी बात जो उनकी जिंदगी को एक अनोखा बनाती है वो ये है कि जिंदगी में बाधाएं हमेशा आती रहेंगी। तो प्रारंभ जब हमने उनके बचपन से किया है तो एक समय ऐसा आया कि समुद्र में भीषण तूफान आने के कारण उनके पिता की सारी नावें बह गई। जब नाव बह गई तो उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी और जीवन यापन फिर से शुरू किया। वो समुद्र के सामने खड़ा होकर के कहते थे कि ठीक है, तुमने मेरी नाव ले ली अपने अंदर, लेकिन मैं फिर से तैयार करूंगा। दूसरी बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उनकी जिंदगी में एक बार फिर से परिवर्तन आया। उस समय वो 8 साल। हुआ क्या कि जो ट्रेन रामेश्वरम से कंबन तक जाती थी उसने रास्ते में रुकना बंद कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके एक दोस्त थे शमसुद्दीन, जो पहले अखबार बांटने का काम, अंग्रेजी के अखबार को बांटने का काम खुद करते थे, अब उन्हें एक सहायक की जरूरत पड़ी। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। तो इस 8 साल के बच्चे ने उनका जो अखबार बांटने का काम था उसमें ध्यान देना शुरू किया। सवेरे 4 बजे जग जाते थे और जागने के बाद ट्रेन से कोई ना कोई आदमी अखबारों का बंडल फेंक देता था और उस बंडल को ये उठा करके ले आते थे और उसके बाद बांटते थे। लेकिन इसी के दौरान एक और अच्छी घटना होती थी कि ये उस अखबार को उलटते पलटते थे, जिससे इनको अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती थी। और चूंकि अखबार अंग्रेजी में होते थे तो धीरे धीरे इनको अंग्रेजी में महारत हासिल होती गई। तीसरी बात जो इनकी जिंदगी में आई, इनके जीवन पर इनके जो बहनोई अहमद जलालुद्दीन रहे, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अहमद जलालुद्दीन उन लोगों में से थे जिनको अंग्रेजी लिखना आती थी। तो अहमद जलालुद्दीन के साथ बैठ करके अब्दुल कलाम को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती थी। इसके साथ ही गणित, साइंस, इन सब के बारे में चर्चा करने का एक माहौल मिलता था। अब इनके बचपन की एक और बात मैं कहूँगा। इनके प्रारंभिक शिक्षक थे सोलोमन दुराई। तो एक बार वो समुद्र किनारे पक्षियों के उड़ने की घटना को समझाने के लिए ले गए। तो उस समय उनकी उम्र जब 5 साल थी तो उन्होंने सोचा कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ूंगा। और फिर उन्होंने उस
सिद्धांत को समझने का प्रयास किया बचपन में, और फिर वो जो सपना उनने देखा कि मैं पक्षियों की तरह उड़ना सीखूंगा, वो फिर वो कभी नहीं भूले। तो जैसा कि अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि सपने वे नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो साथियों, उनकी प्रेरणादायक जो बचपन की कहानी है उसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास कर ली, तब उनको ये लगा कि वो फिजिक्स के लिए नहीं बने थे, उन्हें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना था। तो इसके बाद उन्होंने अपना क्षेत्र बदला और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए अपने पिता से चर्चा की। अब बात आ गई कि उसकी फीस 1000 रुपये थी, वो कैसे आए। तो इनकी बहन ने अपने जो चूड़ियाँ और कंगन थे वो गिरवी रखे 1000 रुपये में, और उसके बाद स्कॉलरशिप के का आधार पर इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई MIT में पूरी की। एक घटना वो जिक्र करते हैं अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में कि इनके एक प्रोफेसर थे श्रीनिवासन साहब, जब इनकी टीम एक हेलीकॉप्टर बना रही थी तो श्रीनिवासन साहब ने आकर के कहा कि ये तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बेकार है। तो कलाम साहब ने कहा, साहब मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। श्रीनिवासन बोले कि यदि आप 3 दिन में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा। साथियों, आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो स्कॉलरशिप के सहारे ही पढ़ रहा है और उससे कहा जाए कि मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा, तो आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से 3 दिन और 3 रात लगा करके उसको पूरा किया। अब बात जब आती है कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो और हम सोचते हैं कि हम अपने सपने को पूरा करेंगे, तो इनका सपना था कि इन्हें पायलट बनना है। जब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया तो 25 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें इनका नंबर 9वां रहा और ये असफल हो गए। इस असफलता से इतने टूट गए थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो जाकर के देहरादून से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर ऋषिकेश गए, वहाँ पर जाकर के गंगा में स्नान किया, लेकिन वहाँ पर इनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद जी से होती है आश्रम में। और स्वामी शिवानंद जी ने इनको इतना प्रेरित किया कि तुम यदि इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा पाए हो तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। हम अपने मस्तिष्क में जो सोचते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो साथियों, स्वामी शिवानंद की बात को सुनकर के इन्होंने DRDO में अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी। हम लोग यदि ज़िंदगी में कभी असफल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। साथियों, अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि लक्ष्य को मत बदलो, जब बदलना है तो अपने रास्ते को बदलो। तो साथियों, मैंने अब तक आपसे 3 बातें की हैं कि साधारण जीवन हो तब भी हम अपने सपने साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही कि प्रेरक लोग हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम की ज़िंदगी में अहमद जलालुद्दीन, शमशुद्दीन, स्वामी शिवानंद और उनकी बहन जोहरा रही, और उनके प्राथमिक शिक्षक सोलमन दुराई रहे। और हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, जैसे कि उनके पिता की नाव बह गई, उनके पास पढ़ने के लिए खर्च नहीं था, उनको बाद में लगा कि BSc करने के बाद उनको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए थे। तो इन सारी बाधाओं को वो पार करते हुए चले गए। अब हम आते हैं चौथी बात पर। जब हम कुछ करते हैं तो आलोचनाएं जरूर होंगी। साथियों, उनकी जिंदगी में भी 2 ऐसे दौर आए जब ये बहुत निराश हो गए। पहली बार निराश हुए जब इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का प्रयास किया और 3 साल तक लगातार असफल होते रहे। तो इतनी आलोचनाएं हुई कि भाई, भारत में जहां चारों तरफ भुखमरी है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो अंतरिक्ष यान बनाने का सपना देखना तो बेवकूफ़ी है। बड़े बड़े अखबार, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स रहे हों, चाहे द हिंदू रहा हो,
इन सब में इनके ऊपर व्यंग छपते थे और वो कहते थे कि ये फालतू के काम कर रहे हैं और सरकार जनता की गाड़ी कमाई को समुद्र में फेंक रही है। लेकिन ये लगे रहे। साथियों, जब इन्होंने होवरक्राफ्ट बनाया तो उसका नाम रखा था नंदी, और जब उसको देखने के लिए उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें बैठ करके देखना चाहता हूं। तो उन्होंने वीके कृष्ण मेनन जी को बिठा करके उसकी उड़ान भी भरवाई, लेकिन उसके बाद भी आपसी तालमेल और खिंचाव होने के कारण से वो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा रहा। लेकिन उसी समय इनकी जिंदगी में एंट्री होती है विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई ने कहा कि भाई, आलोचनाएं तो होती रहेंगी, जो कुछ अच्छा करता है जिंदगी में उस पर लोग कीचड़ उछालते ही हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो फिर जाकर के वो SLV-3 बनाया और भारत का पहला रॉकेट रोहिणी इन्होंने छोड़ा। साथियों, हम सब ने कई अखबारों में उस समय जब SLV बनाया था उसका प्रक्षेपण कर रहे हैं, बैलगाड़ी के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, वो चित्र हम लोगों ने देखे हुए हैं और देख करके लगता है कि उस समय हमारे पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से लेकर के सारे देश हमारा सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अब्दुल कलाम साहब अपनी बात पर डटे रहे। आज हम सोचते हैं कि यदि उन्होंने अंतरिक्ष में हमारे भारत को आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज हमारी स्थिति क्या होती। आज हम गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में अपना एस्ट्रोनॉट भेजने की स्थिति में है, तो ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं होता। पांचवी और सबसे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, कि इतने महान होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को सरल रखा। एक घटना उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब SLV-3 सफल हो गया तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का इनको अपॉइंटमेंट मिला। जब ये मिलने जाने वाले थे तो इन्होंने कहा, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं तो चप्पल पहनता हूं, सिंपल सा रहता हूं। तो विक्रम साराभाई ने उस समय कहा था कि जो लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप तो कामयाबी पहन करके प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हो, आप बिल्कुल बढ़िया अच्छे से जाओ। तो साथियों, उनकी जो मृत्यु हुई वो शिलोंग में विद्यार्थियों के बीच बात करते हुए, वो भाषण दे रहे थे विद्यार्थियों के बीच में। जब उनकी विरासत को देखा गया तो एक लैपटॉप, कुछ कपड़े हैं, एक CD प्लेयर है और बहुत सारी किताबें। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा है वो करोड़पति और अरबपति लोग भी छोड़ करके नहीं जा सकते। तो एक ऐसी मोटिवेशन की मिसाल देकर के हर भारतीय और संसार के हर उस गरीब बच्चे को आंखों में सपना देके गए हैं कि यदि वो चाह ले तो अब्दुल कलाम बन सकता है। साथियों, उनकी जिंदगी इतनी सरल रही, हमेशा निर्विवाद रहे, हमेशा साधारण से असाधारण की तरफ उनकी जिंदगी जाती रही। अपने परिवार के प्रति प्रेम उनमें हमेशा रहा और उनकी जिंदगी से हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ईद के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि हम अब्दुल कलाम जी से कुछ ना कुछ सीखें और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैंने किताब सेकंड हाफ शून्य से शिखर की ओर लिखी है। इस किताब में मैंने अब्दुल कलाम जी के अलावा लगभग 200 व्यक्तियों की जिंदगी के सेकंड हाफ के सफर के बारे में विस्तार से लिखा है। आपको एक मार्गदर्शन भी दिया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी का सेकंड हाफ शुरू कर सकते हैं। इस किताब को अब तक हजारों लोगों ने पढ़ा है और मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस किताब को पढ़ें और अपनी जिंदगी में सेकंड हाफ की शुरुआत करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।